ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम जिंदगी आसान करते हैं। जिंदगी आसान किस तरह की है हमने पहले तो जो हमारा पिछला सिस्टम था, जो हमारा स्टार्टिंग सिस्टम था, उसमें देखें आप हर चीज़ थी ना। सो आपके पास जो थे स्प्रिंग भी था, डैम्पर भी था, फोर्सेस भी थी। तो इसका मतलब ये फोर्स रिस्पॉन्स था डैम सिस्टम का। लेकिन हम अभी सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम आसानी कर रहे हैं। पहला जो सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं उसको में आसान कर रहे हैं अपने आप को। तो हमने क्या किया है, जो एडिंग है, अगर आप पढ़ें, इट्स अ फ्री वाइब्रेशन ऑफ एन अनडैम्प्ड सिस्टम। यानी कि एक तो डैम्पर जीरो कर दिया और एक फ्री वाइब्रेशन कर दी, तो फोर्सेस जीरो हो गई। तो जो ये पिछली इक्वेशन में C1, C2, C3 था, तमाम जीरो हो गई, नो डैम्पर। और जो फोर्सेस थी वो भी जीरो हो गई। तो आपके पास सोल्यूशन, जो आपके पास इक्वेशन थी, वो बड़ी सिंप्लीफाइड हो गई है। सिंप्लीफाइड हो गई, अगेन उसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। यू मस्ट गो थ्रू दिस, किस तरह लिखा जाता है ये मैं एक बार बता चुका हूँ आपको। सो यू मस्ट गो थ्रू इट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब डैम्पर जो कंपोनेंट है ही नहीं। There is only a mass matrix and there is only a stiffness matrix। ठीक है, तो दो आपके पास मैट्रिक्स हैं। अच्छा, अब अगेन वही सोल्यूशन अज्यूम कर रहे हैं उसी तरीके के जो हमने पहले किया था। यहाँ पे सिर्फ फर्क ये है, बिकॉज x has two parts, x1 the amplitude of mass 1 and x2 the amplitude of mass 2। तो और ei ओमेगा t है, तो आपको पता ही है वही सोल्यूशन है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है। कंफ्यूज में होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो CEST था, इसको S को आप I ओमेगा भी लिख सकते हैं। अब ये कहाँ से आया उसको उसमें नहीं जाते अभी हम, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। S you can write for the undamped system you can write S माइनस ओमेगा। S की जगह आप लिख सकते हैं I ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे सोल्यूशन हुआ है उसमें यही किया हुआ है कि हमने S की जगह I ओमेगा लिखा हुआ है और T। तो बेसिकली वही जो आपने सोल्यूशन यहाँ पे अज्यूम किया था, बेसिकली एग्जैक्टली वही सोल्यूशन है, सिर्फ C की जगह कैपिटल X1 और X2 कर दिए, क्योंकि दो वेक्टर्स, दो मासेस हैं, हर चीज दो है, तो दो आ जाएंगे यहाँ पे, X1 एंड X2। और E की जगह E तो वैसे ही रहेगा, S की जगह आ जाएगा I ओमेगा और T। तो हर चीज दो है अब। तो दिस X which is the displacement has two parts, x कैपिटल X1 जो कि एम्पलीट्यूड है मास 1 का, और कैपिटल X2 जो कि एम्पलीट्यूड है मास 2 का, और ei ओमेगा t। ठीक है, अब ये उठा के आपने इसमें वापस डालना है। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन है यही करते थे ना हम, सोल्यूशन को उठा के हम वापस x1 और x2 में डाल देते हैं। नाउ फॉर x1 एंड x2 बड़ा सिंपल है, ये जो एग्जैक्टली चीज है ये उठ के यहाँ आ जाएगी x1 x2 की जगह। तो यहाँ पे x1 x2 जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे विद कैपिटल X1 X2 और ei ओमेगा t। बट फॉर दिस यहाँ पे आपको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो x डबल डॉट 1 है, x डबल डॉट 1 और x डबल डॉट 2 की जगह यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस थिंग 2 टाइम्स। तो वो डिफरेंशिएट करेंगे, आपको सबको पता है किस तरह करते हैं, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा बाहर दो बार। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली ei ओमेगा t तो वैसे ही रहता है, बस जो टर्म होती है टाइम के साथ वो दो बार बाहर आ जाती है। तो जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर ei ओमेगा t। -1 भी आएगा क्योंकि आई भी है उसके साथ। तो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ei ओमेगा t ये बन जाएगा। तो दो बार डिफरेंशिएट करना है, देन यू अगेन पुट दिस इक्वेशन इन दिस पार्ट। तो वो यहाँ पे किया हुआ है आगे। तो आप इसको सॉल्व देखें, -x1 ओमेगा स्क्वायर और ei ओमेगा t। तो आपने जो स्मॉल x1 और x2 था उसको रिप्लेस कर दिया विद कैपिटल X1 X2, और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। अब इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, ei ओमेगा t को कॉमन ले लें आप। ठीक है, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो x1 x2 और ei ओमेगा t को कॉमन ले लिया, तो आपको पास एक मैट्रिक्स बन के आ गया। नाउ यहाँ पे अब सोल्यूशन आपको चाहिए फॉर कैपिटल X1 एंड कैपिटल X2। अब अगर इस सिस्टम को देखें आप, तो दिस थिंग विल बिकम जीरो। ये वहां चली जाएगी तो जीरो हो जाएगी। X1 और X2 का सोल्यूशन चाहिए, वो भी जीरो हो जाएगा बेसिकली। अगर ये मैट्रिक्स मैं इसको इन्वर्स करके वहां लेके जाता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी जीरो। तो ये जो सोल्यूशन होता है ये ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाता है। ट्रिवियल का मतलब ये होता है कोई भी दुनिया की इक्वेशन हो, उसमें अगर आप वेरिएबल्स अगर दो हैं, उसमें आप 0 0 डालेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा आराम से।
तो हमें तो जरूर, अब अगर यहाँ पे इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि x1 x2 दोनों जीरो हो जाए, तो ये बिल्कुल सही इक्वेशन है। लेकिन वो 0 0 अगर होगा x1 x2, उसका मतलब है देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो एम्पलीट्यूड, तो वो तो कुछ फायदा का नहीं है हमारा। तो वो कहलाता है ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी कि हर इक्वेशन का सोल्यूशन 0 0 तो होता ही है। उसके अलावा जो सोल्यूशन होता है जो कि नंबर की फॉर्म में होता है 2 3 5 6 7 9, वो हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए होता है। अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए, देखें, इस x1 और x2 का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब आएगा? वो जब भी आएगा जब ये मैट्रिक्स जो है इसका इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। वजह क्या है? अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो तो इसको मैं इनवर्स करूंगा और वहां ले जाऊंगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा, इनवर्स एवरीथिंग इज जीरो। तो हमेशा आंसर जीरो ही आएगा। अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा आपके पास x1 और x2 का आंसर जीरो आएगा, क्योंकि इसका इनवर्स लूंगा मैं। इसको जब वहां लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड पे, तो यू हैव टू टेक द इनवर्स, एंड देन इनवर्स जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, जीरो हो गया सब कुछ। तो x1 x2 का जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, यानी कि x1 लेट सपोज 2 आ जाए और x2 जो है वो 5 आ जाए, इस तरह का सोल्यूशन जो नंबर की फॉर्म में जो जीरो के अलावा है, उसके लिए इट मस्ट, ये मैट्रिक्स जो है इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता हो। अगर इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैं वहां लेके नहीं जा पाऊंगा ना, ठीक है। तो इसका फिर और सोल्यूशन करना पड़ेगा। और सबको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके लिए जरूरी है कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो। इसका मतलब अगर इस मैट फॉर नॉन ट्रिवियल जनरल सोल्यूशन, जनरल कोई भी नंबर, अगर फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि x1 और x2 का जो इक्वेशन हो जिसका सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल हो, तो उसके लिए मस्ट है कि ये जो मैट्रिक्स है जो आपके साथ बन के आ रहा है, इसका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है उसका इनवर्स आप नहीं निकाल सकते। तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा x1 x2 का, वो नंबर की फॉर्म में कोई ना कोई आएगा, 1 2 3 5 जो भी हो, जीरो नहीं होगा। इसीलिए दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसको अगर हम कंबाइन करें तो आप बड़ा आराम से लिख सकते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली ये इस तरह उसको आप जो है वो उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। अब कॉम्पैक्ट कैसे हुआ है? ये मास मैट्रिक्स और ये स्टिफनेस मैट्रिक्स। मास मैट्रिक्स को जस्ट मल्टीप्लाई द मास मैट्रिक्स विद माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड ऐड विद स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो ये जो सिस्टम बन के आ रहा है वो एग्जैक्टली यही इक्वेशन है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये मास मैट्रिक्स है, इसके साथ सिर्फ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी सब तो हमने बाहर निकाल दिया ना यहाँ पे, सही है। और वो प्लस हो रहा है स्टिफनेस मैट्रिक्स के साथ। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने कि जब भी आपने सिस्टम के ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपने सिस्टम का मास मैट्रिक्स निकालना है, स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालना है। मास मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ और उसको ऐड कर लेंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स में। उस मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं और वो जीरो के बराबर रखते हैं तो आपके पास इक्वेशन बन के आएगी और उसमें से आप ओमेगा ओमेगा की जो सोल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगले उसमें हमने यही किया हुआ है कि ये डिटरमिनेंट लिया, जीरो के बराबर रखा। डिटरमिनेंट निकालना सबको आता है, मल्टीप्लाई दिस थिंग, माइनस करें उसको, फिर डायगोनल मल्टीप्लाई कर लें, तो डिटरमिनेंट से बड़ी खतरनाक सी इक्वेशन बन के आ गई। बट इसका फायदा क्या है, इसको सॉल्व करेंगे आप, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 है 2 है और फिर कुछ भी नहीं है, तो क्वाड्रेटिक ही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे आप, यू विल गेट अ वेरी कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन ऑफ 2 ओमेगास, ओमेगा 1 स्क्वायर एंड ओमेगा 2 स्क्वायर। क्यों दो सोल्यूशन आ रहे हैं? क्योंकि ओमेगा 4 पावर 4 तो 4 सोल्यूशन आएंगे बेसिकली, तो प्लस माइनस भी आएगा उसमें। तो आपके पास जो है ओमेगा 1 फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 2 इज योर सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा 1 क्यों दो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं? क्योंकि आपके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। इस लेक्चर से पहले तक जितने भी सिस्टम आपने किए थे वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम था, उसमें सिर्फ एक ही ओमेगा था, वहां पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बट हियर बिकॉज यू हैव 2 masses, you have 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो you will have 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, यानी कि 2 मोड्स हैं, 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। अच्छा जी, अब कुछ कहना चाह रहा है कोई? ओके, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, तो ये यू मस्ट नो कि डिटरमिनेंट किस तरह निकाल रहे हो और आप हाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब वापस उसी इक्वेशन में चलते हैं। जो ये इक्वेशन थी, आप सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो
ये जो इक्वेशन थी इसमें ऑब्वियसली दिस टर्म विल बिकम 0, तो सिर्फ ये एक मैट्रिक्स और ये x1 x2 बचेगा, तो वही हम मैट्रिक्स जो है वो अगेन यहाँ पे हम इक्वेशन लेकर आ गए हैं, ठीक है, उसको 0 के बराबर रख दिया। अब from here you have two omegas, one is omega which is equal to omega 1 first natural frequency, तो आप यहाँ हर जगह ओमेगा में ओमेगा 1 डाल देंगे। अब so since we have 2 degree of freedom, so obviously we have two omegas, omega 1 and omega 2, so what we will do, we will put omega की जगह जो है सिर्फ हम omega 1 पहली जो जिसमें हम we are talking about omega where omega is omega 1, तो आप तमाम omegas की जगह obviously first natural frequency इस्तेमाल करें तो omega 1 आ जाएगा, and then we will define a subscript over the amplitude of masses। तो जो सबस्क्रिप्ट है ये शो कर रहा है पहला मॉड, जहाँ भी ओमेगा 1 की बात हो रही है तो ऑब्वियसली सबस्क्रिप्ट में हम 1 इस्तेमाल करेंगे, विच मींस कि हम मॉड 1 की बात कर रहे हैं। जो सुपरस्क्रिप्ट सॉरी, तो सबस्क्रिप्ट है वो एम्पलीट्यूड शो कर रहा है मासेस का, एंड द सुपरस्क्रिप्ट शोइंग कि वो जो मॉड है वो फर्स्ट मॉड है सेकंड मॉड है, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जो इसमें जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं इसको याद रखने की जरूरत है। सबस्क्रिप्ट जो नीचे आ रहा है शोइंग कि किस मास के बारे में बात हो रही है, उसका क्या एम्पलीट्यूड है, एंड द सुपरस्क्रिप्ट शोइंग कि किस मॉड के बारे में बात हो रही है। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉड 1 यानी कि ओमेगा 1 की बात हो रही है तो ऊपर इसलिए 1 आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, नाउ यू कैन फाइंड द रेशियो ऑफ, यहाँ पे हम एक चीज और डिफाइन कर रहे हैं जो कि रेशियो है बेसिकली। तो रेशियो क्या है? रेशियो जो R1 इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स व्हिच इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ x2 यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ मास 2 with the amplitude of mass 1, तो x2 divided by x1। अब now you can, ये जो रेशियो है x2 divided by x1 का, ये आप पहली इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। you can find this R1 from the first equation as well as from the second equation। पहली इक्वेशन से निकालेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है, सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे तो you will get this result। तो चाहे आप पहली इक्वेशन से निकाल लें या आप सेकंड से निकाल लें, जो अगर इसमें नंबर्स पुट करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर, क्योंकि R1 तो एक ही है आपके पास। अच्छा, अब यही काम आपने ओमेगा 2 के लिए करना है, क्योंकि फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो हो गई ना, फॉर द सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2, और सारा काम वही करना है। अब क्योंकि आप सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो सुपरस्क्रिप्ट है वो 2 है। अब यहाँ पे 2 मींस कि आप जो है वो सेकंड जो मोड था उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सेकंड जो मोड है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और अगेन वही काम करना है। R2 निकाल लेंगे, अब वहाँ लास्ट में हमने R1 निकाला था तो यहाँ पे R2 है क्योंकि हम सेकंड मोड की बात कर रहे हैं। तो R1 इज रिलेटेड टू द मोड 1, R2 इज रिलेटेड टू द मोड 2। अब R2 भी आप पहली क्वेश्चन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और सेकंड से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों से आपका रिजल्ट है, पहली क्वेश्चन से ये रिजल्ट आ रहा है, सेकंड से ये आ रहा है। आप किसी भी एक से निकाल लें, इट्स ओके, रिजल्ट एक ही आएगा, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। अच्छा, अब आप जो एम्पलीट्यूड है उसको आप दो हिस्सों में तोड़ना है। जो x और ये ऊपर 1 क्या शो कर रहा है? मोड 1 की बात हो रही है। x और ऊपर 2, x2 क्या शो कर रहा है? मोड 2 की बात हो रही है। तो अब मोड 1 की बात हो रही है तो एम्पलीट्यूड ऑफ मास 1 इन मोड 1, एम्पलीट्यूड ऑफ मास 2 इन मोड 1। और हमें पता है कि जो x2 है इज नथिंग बट R1 x1, तो वी कैन राइट x2 की जगह हम लिख सकते हैं R1 x1। तो इसीलिए हमने यहाँ पे x2 की जगह R1 x1 लिखा हुआ है, एंड सिमिलरली यहाँ पे x2 की जगह हमने R2 x1 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब फ्री वाइब्रेशन में हमने एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम, एक तो ये होता है कि हम फर्स्ट मोड में तोड़ दें सिस्टम को, यानी कि ये फर्स्ट मोड है तो इसमें सिर्फ x और पावर 1 सबस्क्रिप्ट 1 की बात हो रही है, तो इसका ना सिर्फ हम मोड 1 की बात कर रहे हैं। तो x1 the displacement of mass 1 in mode 1, x2 the displacement of mass 2 in mode 1, ठीक है, और वो जो बराबर है ऑब्वियसली कैपिटल x1 1 के और r x1 1 ei ओमेगा t। और ऑब्वियसली ei ओमेगा t को यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ कोसाइन और साइन, उसमें हम नहीं जा रहे, बस इट्स जस्ट ओके,
यू मस्ट नो कि इस तरह काम कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट सही है। अच्छा, सिमिलरिटी फॉर द सेकंड मोड, फर्क क्या दोनों में आ रहा है? फर्स्ट मोड में आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में 1 है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेकंड मोड तो सुपरस्क्रिप्ट में 2 आ गया। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर रहता है, बट ओनली द डिफरेंस इज की जो पावर है वो 2 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे R1 था, क्योंकि R1 is associated with mod 1 and here we have R2 which is associated with second mod, ठीक है। तो only this is the thing, ठीक है। तो ये आपने दो मोड्स को अलग अलग दिखाया हुआ है। एक और तरीका होता है इसको ऐड करने का, उसमें ये करते हैं हम कि हम बजाय इसके कि मोड की टर्म्स में तोड़े, हम इसको मास की टर्म्स में तोड़ते हैं। कि उसमें ये होता है कि ये जैसे अब यहाँ पे मोड नहीं दिखाया हमने, यहाँ पे x1 यानी कि हम सिर्फ मास 1 की बात कर रहे हैं। तो मास 1 की जो मूवमेंट होगी इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मोड्स। पहला मोड ये हो गया x1 यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ मास 1 इन मोड 1 कोसाइन सब आ गया। x1 2 यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ मास 1 इन मोड 2। तो ये जो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है मास 1 की, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोड 1 एंड मोड 2 एम्पलीट्यूड्स। सिमिलरली फॉर x2 यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 2 will also a combination of mod 1 displacement of mass 2 and mod 2 displacement of mass 2। तो ये भी तरीका लिखने का। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास 4 अननोन है, x1 with power 1, x1 with power 2 with 2 and then we have 5 and 5 2। तो उसको सॉल्व करें अगर हम, तो इनिशियल कंडीशन चाहिए होंगी। तो ये जस्ट डेरिवेशन है, तो you don't need to go through this, सिर्फ सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं। ज़्यादा हम जो है इसमें मुश्किलात क्रिएट नहीं करते। तो ये जो चार इनिशियल कंडीशन थी वो क्या है? फर्स्ट वन इज द x1 एट टाइम 0 यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 1 इज x1 0, वेलोसिटी ऑफ मास 1 एट टाइम 0 इज x डॉट 1 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 2 x2 इज x2 0 और वेलोसिटी ऑफ मास 2 यानी कि x डॉट 2 इज x डॉट 2 0। तो जीरो का जो मकसद है वो ये है कि वो टाइम 0 की बात हो रही है। इसको सॉल्व किया तो ऑब्वियसली यू विल गेट 4 आंसर्स, और इसको अगर आप वापस सॉल्व, ऑब्वियसली हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमें ये 4 चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद से हम रिजल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट है वो ये आपके पास आएंगे। तो x1 1 क्या शो कर रहा है ये? दिस इज शोइंग के जो x1 1 सबस्क्रिप्ट का मतलब मास 1 की बात हो रही है, और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब कि एम्पलीट्यूड 1 मॉड 1 की बात हो रही है। तो ये अगर आपने x1 1 निकालना है तो दिस इज द फॉर्मूला टू यूज, where R1 is the ratio of amplitudes in mod 1, R2 is the ratio of amplitude in mod 2, x10 is the displacement of mass 1 at time 0, x20 is the displacement of mass 2 at time 0 and so on। और सिमिलरली दो रिजल्ट आपके पास आ गए। देखिए, ये डेरिवेशन जो है ये करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो अब सवाल हमने करना है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो नंबर की फॉर्म में होगा। तो वो अगर आप समझ जाएंगे तो यू विल हैव अ गुड चांस इन एग्जाम्स। तो अब जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करनी है, 5 वगैरह निकाल लिया हमने, इसको अभी ध्यान में रखें। लेकिन वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल अगर आप समझ लेंगे तो जो तमाम जो पीछे की हिस्ट्री जो भी हमने पढ़ी है वो आपको समझ आ जाएगी, तो फिर आपको इशू नहीं होगा, ठीक है। तो वी विल गो थ्रू दिस एग्जाम्पल फर्स्ट एंड देन कोई अगर सवाल होते हैं तो वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। Okay, so now let's do example 5.1 in which we need to find। अच्छा, पहले ये समझ लें कि mod shapes क्या होती हैं। तो mod shapes are basically the things
जिस तरह सिस्टम बिहेव करेगा ना आपका, फॉर एग्जांपल सो दिस इज अ बीम, इसकी जो ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली दिस आर द मोड शेप्स. तो दिस इज द फर्स्ट मोड, this is the second mode, ठीक है. Then we have this third mode and then we have this fourth mode. तो mode का मतलब ये होता है कि कितनी shapes, different shapes के अंदर different, अगर मैं system को vibrate करता हूँ तो कितनी different shapes के अंदर वो vibrate करेगा. This is first shape जिसमें वो vibrate कर रहा है, and then we have second and then we have third and fourth. तो ये different modes में जो है system vibrate कर रहा है. इस यही concept है mode shape का, आपका कि किस shapes क्या है उसकी जो है वो. अच्छा, so now we are trying to find के इस सिस्टम, ये सिस्टम गिवन है, दो मासेस लगे हुए हैं, x1 x2 दिखाया हुआ है, स्प्रिंग वगैरह है. फाइंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन मोड शेप ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर n1. अच्छा, पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे. तो ये इस चीज़ पे वापस आते हैं. पहले हमें इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना दिखा देता हूँ मैं आपको. तो अगेन वी विल अज्यूम आइदर x2 इज ग्रेटर देन x1 और वी विल अज्यूम x1 इज ग्रेटर देन x2. तो यहाँ पे जो मैंने अजम्पशन लगाई हुई है वो लगाई हुई है कि x2 इज ग्रेटर देन x1. तो x2 जो है वो ग्रेटर है x1 से. अच्छा, अब obviously this spring will be in compression क्योंकि x2 डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेशन में होगा. तो जो मास पे फोर्स आएगी वो अपवर्ड होगी, जो कि ये रही k2 kx2, ठीक है. तमाम जो स्प्रिंग है उसकी जो स्टिफनेस है वो k ही है, तो k को सिंपली यू विल मल्टीप्लाई विद x2. तो दिस इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है. नाउ फॉर द मास m1, this mass m1 will go downward. तो when this mass m1 will go downward, तो this spring will be in टेंशन. जब ये टेंशन में होगी तो जो मास पे इफेक्ट आएगा वो अपवर्ड आएगा, यानी कि वो अपोजिट आएगा, तो ऊपर जा रहा है ये. और वो उसका फॉर्मूला है kx1. फॉर द स्प्रिंग इन बिटवीन, सिंस x2 इज ग्रेटर देन x1, तो इट्स मीन दिस स्प्रिंग विल बी इन टेंशन. ये स्प्रिंग जो होगी जो वो टेंशन में होगा. तो जब टेंशन में होगा तो मास इस पे जो इफेक्ट है वो अपोजिट आएगा. ऑब्वियसली टेंशन में आपके जो फोर्सेस होती हैं वो आउटवर्ड्स होती हैं, तो जो मास इफेक्ट करेगा वो इन्वर्ट करेगा. तो ये जो आपके पास एरोज आ रहे हैं डाउनवर्ड आएंगे आपके पास, तो ये वाला एरो अपवर्ड आएगा. तो जो फॉर्मूला बन के आ रहा है ऑब्वियसली इट्स k, क्योंकि ये स्प्रिंग जो है इसके दोनों एंड्स मूव करेंगे. तो k x2 minus x1. why x2 minus x1? k तो इसका जो है स्टिफनेस आ गई. सिंस x2 वी हैव टेकन x2 इज ग्रेटर देन x1, तो इट विल बिकम x2 minus x1, ठीक है. अगर हम x1 ग्रेटर देन x2 लेते तो दिस ये इक्वेशन यहाँ पे जो होती वो होती k ब्रैकेट x1 minus x2. अच्छा, अब तमाम आपने FBD शो कर दी है. नाउ वी विल जस्ट क्रिएट टू इक्वेशंस. तो पहली इक्वेशन जो है वो पहली जो मास है ऊपर वाला उससे लिख लेते हैं. आई थिंक पहली जो इक्वेशन है वो जो है ना मास 2 की लिखी हुई है. तो वो पहली इक्वेशन क्या आ गई, m x.2 डाउनवर्ड जा रहा है, तो m x.2 और तमाम फोर्सेस अपवर्ड जा रही हैं. तो x2 के अपोजिट हैं ये दोनों फोर्सेस जो हैं जो इस मास पे एक्ट कर रही हैं, वो x2 के अपोजिट है. तो दीज टू फोर्सेस विल बी नेगेटिव. तो माइनस आ रहा है, माइनस kx2 एंड देन वी हैव माइनस kx2 minus x1. उसको आप जो है अरेंज कर लेंगे, तो ये एक ऐसे बन जाएगी आपके पास. सिमिलरली फॉर दिस मास, जो पहला ऊपर मास लगा हुआ है उसमें भी ऐसा ही है कि आपके पास x1 जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है. तो वो तो पॉजिटिव ही है बिल्कुल, m x1 x.1. दिस फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ x1, तो ये फोर्स तो पॉजिटिव हो गई, दिस इज पॉजिटिव. एंड दिस फोर्स इज अपोजिट टू x1, तो दिस फोर्स इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गई. इसको अगेन अरेंज कर लेंगे तो आपके पास दो इक्वेशंस बन के आ जाएंगी. अब अगेन आपने वही काम करना है कि आपने इस इक्वेशंस को जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. तो अगेन यहाँ पे क्योंकि आपके पास डैम्पर नहीं है तो आपके पास सिर्फ दो ही वेक्टर्स होंगे. एक आपके पास एक्सीलरेशन वेक्टर होगा, एक आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा. और आपके पास जो मैट्रिक्स आ रहा है, दिस इज योर मास मैट्रिक्स एंड दिस इज योर स्टिफनेस मैट्रिक्स. तो ये दोनों बन के आ गए, ठीक है. तो obviously this m will get multiplied with this x.11 और ये जीरो, ये अगेन बताना चाह रहा हूँ मैं, this row will get multiplied with this column और वो पहली इक्वेशन बनेगी. और this row will get multiplied with this column, तो वो सेकंड इक्वेशन बनेगी, ठीक है. तो यहाँ पे जो b इक्वेशन है वो ऊपर लिखी हुई है, दिस इज b इक्वेशन ऊपर वाली, और जो a इक्वेशन है वो नीचे लिखी हुई है. तो उसको कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, क्योंकि x.1 जो है वो b में आ रहा है, तो हमने पहले जो है वो b इक्वेशन लिखी हुई है एंड देन वी हैव a इक्वेशन. तो
this is the way to write the equation in terms of matrices. Now this is a mass matrix and this is a stiffness matrix. अच्छा, अब वापस उसी चलते हैं। तो ये हम यहाँ पे हमने जो है वो ये जो हमने मास मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल लिया था। अब सोल्यूशन आप सबको पता है कि x ऑफ t इज नथिंग बट x1 x2 और कोसाइन लगा लें। इसकी जरूरत नहीं पड़ती वैसे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। अच्छा, अब हमने जब सिस्टम का ओमेगा निकालना होता है तो हम फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपने सिस्टम का ओमेगा निकालना है तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला। लेट मी शो यू दिस फॉर्मूला। जब भी आपने सिस्टम का ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप जो है वो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या है ये, m निकालना है आपने, यानी कि मास मैट्रिक्स, उसको मल्टीप्लाई करवाना है माइनस ओमेगा स्क्वायर से और प्लस के मैट्रिक्स में ऐड कराना है और फिर उस पूरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है आपने। तो यही काम हम करेंगे एग्जैक्टली। तो ये जो हमने काम किया है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन ये जो आया है, ये जो आपके पास मैट्रिक्स बन के आई क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एम प्लस के, उसको ऐड किया तो आपके पास ये इक्वेशन बन के आ गई है, ये आपके डिटरमिनेंट। तो ये जो मैट्रिक्स है क्या है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद द मास मैट्रिक्स जो कि ये है, और उसमें हमने ऐड कर लिया है स्टिफनेस मैट्रिक्स जो कि ये है, और उसको हमने जब मल्टीप्लाई करके ऐड करवाया तो आपके पास ये मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। इसमें अब आप जो है वो डिटरमिनेंट का सोल्यूशन निकालेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बन के आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आप जो है वो उसमें ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, आपके पास दो रिजल्ट आ जाएंगे। यू हैव ओमेगा 1 जो कि फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी k डिवाइडेड बाय m, एंड जो ओमेगा 2 इज द सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी व्हिच इज 3k डिवाइडेड बाय m। एक बात का और ख्याल रखना है कि तो जितनी फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज बी ऑलवेज हैज लेस वैल्यू एज कंपेयर टू ओमेगा 2। तो यानी जिस तरह आप आगे बढ़ते हैं आपकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो उसकी वो वैल्यू है वो बढ़ती है। अगर यहाँ पे ओमेगा 3 होता तो ऑब्वियसली शायद वो 5k डिवाइडेड बाय m होता एंड सो ऑन, तो बढ़ती है वैल्यू आपकी। अच्छा, अब इसी तरह आपने जब ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकाल लिया है तो यू कैन राइट द एम्पलीट्यूड रेशियो लाइक दिस, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, ये दिस इज नथिंग बट माइनस वही मैट्रिक्स है ये जो चलता हुआ आ रहा है, जो आपके पास ये मैट्रिक्स था, ये जो मैट्रिक्स था आपके पास यही चलता हुआ आ रहा है। से उसमें फर्क यह है कि यहाँ पे x1 और x2 आ गया। तो ये आपके पास इक्वेशन बन के आ गई है। ये बेसिकली वही इक्वेशन है, मैं दोबारा शो कर देता हूँ आपको कहाँ से आ रही है पीछे से, कंफ्यूजन से बचने के लिए। ये एग्जैक्टली यही इक्वेशन है, बस इसमें फर्क ये हुआ है कि ये क्योंकि ये टर्म जो है वहाँ ले गए तो जीरो हो गई है। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है ये यही है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एम प्लस के, और वो इंटू मल्टीप्लाई और ये x1 x2 के साथ, तो वो जीरो के बराबर है। तो यही इक्वेशन एग्जैक्टली वहाँ पे भी आ रही है। तो यहाँ पे अब आपने एग्जैक्टली वही जो इक्वेशन थी यहाँ पे लिख दी गई है। अब यहाँ पे मैं R1 और R2 निकालूंगा क्योंकि मुझे मोड शेप्स भी निकालने हैं। तो जब भी सिस्टम के मोड शेप्स निकालने हैं तो यू नीड टू फाइंड R1 एंड R2। अब R1 इसी इक्वेशन से R1 आएगा, जो पहली इक्वेशन इससे निकाल लेते हैं। तो R1 इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ x2 एंड x1। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, R1 है क्योंकि मोड 1 की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ऊपर जो है सुपरस्क्रिप्ट में 1 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास R1 का रिजल्ट आ गया फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आप यहाँ पे आप क्योंकि R1 का मतलब होता है कि आप मोड 1 से रिलेटेड हैं तो ओमेगा की जगह आपके पास ओमेगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसी इक्वेशन से आ रहा है। ये जो पहली इक्वेशन है आपकी, जिसमें आप दिस वन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद x1 प्लस दिस वन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद x2, वो जीरो के बराबर है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इन सेकंड इक्वेशन दिस वन माइनस के इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद x1 प्लस
दिस वन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद x2 और वो 0 के बराबर होगा। दो इक्वेशन है, हम एक ही इक्वेशन से दोनों चीजें निकाल लेते हैं, तो हम सिर्फ पहली इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से हमने r1 निकाल लिया और सिर्फ r1 की बात हो रही है क्योंकि फर्स्ट मोड की बात हो रही है, तो ओमेगा की जगह ओमेगा 1 आ जाएगा। नाउ ओमेगा 1 किसके बराबर है, k/m। ये आप जब इसमें पुट करेंगे ओमेगा 1 की जगह जब आप k/m डालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट r1 as 1। एंड सिमिलरली सेकंड मोड के लिए आप अगेन वही इक्वेशन होगी, इक्वेशन एक ही रहती है, जो r1 की इक्वेशन थी वही आप r2 के लिए इस्तेमाल करेंगे। फर्क सिर्फ ये है कि r1 के लिए, r1 में आप मोड 1 देख रहे थे और r2 में आप मोड 2 देख रहे हैं, तो सब फर्क ये है यहाँ पे, here you have omega 1 and here you have omega 2। अगेन यहाँ पे ओमेगा 2 की जगह आप जो ये ओमेगा 2 आपका रिजल्ट निकाला था, ये आप जो है इसमें डालेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यू विल गेट -1। तो पहला मोड में r1 जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, सेकंड में जो r2 आ रहा है वो -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि फर्स्ट मोड के अंदर x2 और x1 बराबर हैं, यानी कि x2 द एम्पलीट्यूड ऑफ मास 2 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मास 1 बराबर है क्योंकि 1 है यहाँ पे। इन द सेकंड मोड x2 यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ मास 2 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मास 1 वो बराबर तो है बट विद नेगेटिव साइन, तो अपोजिट है वो बेसिकली। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे कि इसको शो करेंगे किस तरह इसको शो करना है, तो ये पहला मोड है जिसमें दोनों मासेस जो हैं आप देख सकते हैं कि 1 1 पे ही हैं, तो यानी कि एक साथ मूव करेंगे दोनों मासेस, ये मूव एक साथ करेंगे। इन द सेकंड मोड मासेस अपोजिट हैं, तो अगर m1 जो है वो 1 पर है तो m2 -1 पे होगा, अगर m1 जो है वो 2 पर है तो m2 जो है -2 पर होगा। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास जो r2 है उसमें -1 आ रहा है, और -1 का मतलब ये कि दोनों बिल्कुल अपोजिट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, अ बिट कॉम्प्लेक्स आई गेस, लेकिन ये है कि आप लोगों को ये करना पड़ेगा, कम से कम जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करने आने चाहिए कि किस तरह जो न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ हुआ है यहाँ पे, उसकी क्या स्टेप्स हैं। तो आई नो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये मुश्किल है, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू दिस। तो इस न्यूमेरिकल में किसी कोई सवाल है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। अच्छा एक काम करते हैं कि क्लास खत्म होने वाली है तो मैं इसको यहाँ पे बंद कर रहा हूँ और आप दोबारा ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं अभी, मेरी मिस हुई थी, तो आज और कल भी हमारी एक्स्ट्रा क्लास है कि तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन हम एक्स्ट्रा क्लास हमें आज लेनी है, तो मैं यहाँ सेशन को एंड कर रहा हूँ। एंड तो सर एक्स्ट्रा क्लास कब होगी? अभी हो रही है ना फॉरम। ओके सर, जस्ट ज्वाइन अगेन, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।